नमस्कार। एमएस न्यूज़ प्लस आवाज समाचार के विशेष संवाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जी हाँ, संवाद आपका बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, जहां हम लेकर आते हैं आपसे संबंधित सवाल जो सरोकार रखते हैं आपसे, जनता से, समाज से, और हम उस प्रश्नों का उत्तर लेते हैं अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट्स के द्वारा। जी हाँ, तो आज हमारी परिचर्चा का विषय है आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं वैज्ञानिक और आध्यात्मवाद पर आधारित दिव्य गर्भ संस्कार पद्धति। तो हमारे बीच एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी और डॉक्टर अंजना गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष संवाद कार्यक्रम में। आप दोनों का स्वागत है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि अभी आपका कार्यक्रम शेड्यूल था पहले, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से आज हम उसे पुनः टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप दोनों का परिचय जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। दर्द रहित प्रसव और गर्भ संस्कार में भी कार्य करता हूँ और मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन वाराणसी से हूँ। जी, पिछले 20 वर्षों से हम लोग गहन चिकित्सा कार्य और गर्भ संस्कार के बारे में कार्य करते आ रहे हैं और अब समय आ गया है कि इसे आम जनमानस के लिए सर्वसुलभ बनाते हुए जिस संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं वह अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से पूरे विश्व भर में यह गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। उससे जुड़ करके उनमें हम सहयोग देते हुए सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। यह कार्य मुख्यतः डॉक्टर अंजना गुप्ता देखती हैं, मैं उसमें सहयोग प्रदान करता हूँ और उससे संबंधित जो भी इस कार्य के लिए और अच्छा हो सकता है उसमें हम लोग एक समन्वय बिठा करके इसको कार्य को आगे ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बस एम ये है, यह जो दिव्य गर्भ संस्कार एक पद्धति है, यह कोई आधुनिक पद्धति नहीं है। इसमें हमारा कोई एक नया योगदान ज़्यादा नहीं है। यह पद्धति सनातन है, प्राचीन है और आज से नहीं सदियों से होती आ रही है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उन्हीं सब पद्धतियों को लेकर के कुछ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की विधाओं को जोड़ करके, पद्धतियों को जोड़ करके इसे एक नया स्वरूप दिया गया है। और पहले यह कुछ खास लोगों के लिए, यह जागरूक लोग हैं उनके लिए उपलब्ध होती थी। अब यह हर घर गांव में, अपने भारतवर्ष के हर एक घर गांव में, घर घर में पहुंचाने का एक महाअभियान शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा चलाया जा रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के सहयोग से के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशों पर प्रणव पांड्या भाई साहब और दीदी के विशेष दिशा निर्देश और इसके राष्ट्रीय समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर गायत्री शर्मा जी और यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर संगीता सारस्वत मैडम जी। इन लोगों के द्वारा यह पूरे प्रदेश के स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग भी सहयोग के रूप में जुड़े हुए हैं। तो निसंदेह इसका लाभ सबको मिले, इसलिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मनमोहन श्याम जी के साथ हमारी अनदर एक्सपर्ट जो हमारे बीच में है डॉक्टर अंजना गुप्ता जी। मैं चाहूँगा मैडम एक बार आप भी अपना परिचय दर्शकों को अवश्य दें, फिर हम प्रश्नों का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता। मैंने MBBS MD गायनी से किया है। ऑब्स्टेटिक और गायनिकोलॉजी की प्रैक्टिस करती हूँ और इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस गर्भ संस्कार के ऊपर है। मैं अपने हर पेशेंट को अब एजुकेट करती हूँ कि उसको 9 महीना अपने शारीरिक विकास के साथ मानसिक भी कैसे उसको स्वस्थ रह सके, जिससे कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जो कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और स्पिरिचुअल चारों रूप से एक अच्छा बच्चा जन्म ले सके। क्योंकि स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल शारीरिक स्वस्थता। WHO ने स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रहने की परिभाषा ये बताई है कि हमें शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप और स्पिरिचुअल चारों से हम जब तक संपूर्ण नहीं होते तब तक हम एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। तो हमारा मेन योगदान ये हम कोशिश करते हैं कि गर्भ में ही जब शिशु आए, बच्चा आए, क्योंकि ये बोला गया है कि 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे का जो दिमाग का विकास होता है 80% गर्भ में ही हो जाता है।
केवल 20% बाहर निकलने में होता है। तो समझिए अगर हम उस टाइम उसको अच्छी फिटिंग देंगे बच्चे को, अच्छी फिटिंग इन सेंस कि माँ उस जब गर्भ में बच्चा आता है तो वो कैसे बिहेव करती है, क्या उसकी सोच है, क्या खान पान है, और कैसे वो आपस में घर में सामंजस्य बना के रखती है, क्योंकि इन सबका इफेक्ट हमारे बच्चे में पड़ता है। अगर मदर खुश होती है तो अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो बच्चे में अच्छे हार्मोन जाते हैं तो उसका और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये जी सारी चीजें गर्भ संस्कार के अंतर्गत हम करते हैं। ये गर्भ संस्कार हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारे जो ऋषि थे वो सबसे बड़े दुनिया के वैज्ञानिक हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने जितनी भी चीजें हमें दी हैं जो एकदम वो सटीक है और वैज्ञानिक रूप से अब हम प्रूव कर भी पा रहे हैं सब चीजों को। तो छोटे जी छोटे रिचुअल्स जो हमें दिए गए हैं वो भी वैज्ञानिक स्तर पर प्रूव्ड है। तो हमारे वैज्ञानिक, ये हमारे ऋषियों की ये परंपरा है कि हम जब भी अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है तो ऐसे नहीं, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। हमें विचार, सोच विचार हर चीज हम जब उस योग्य हो तभी हमें प्रेगनेंसी आनी चाहिए। तो इन सब जी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और स्वागत है ये सारा डॉक्टर अंजना निर्देश गुप्ता हम मैडम। डॉक्टर साहब और ने जैसे बताया कि हाँ ये डॉक्टर साहब ने बताया कि हम गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो हम अपने परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में उनके दिशा निर्देश पे हम ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, उनके आशीर्वाद से और सारे कार्य संभव हो जाते हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस संवाद कार्यक्रम में। हमारे बीच प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। सवाल हमारे तमाम दर्शकों के द्वारा लाइव पूछे भी जाएंगे। तो जैसा आपने बताया कि मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी से पूछना चाहूँगा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जैसा आपने बताया कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ये आध्यात्मवाद के माध्यम से ये संस्कार, दिव्य गर्भ संस्कार, तो और कौन से ऐसे संस्कार, बस मैं नाम जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, उसके अलावा उसके बाद में हम लोग उसे ब्रीफिंग में जाएंगे, और कौन से संस्कार हैं जो हमारे पुरानी पद्धतियाँ चली आ रही हैं लेकिन अभी लोगों से रूबरू होने से वंचित है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 में से 2 संस्कार ऐसे हैं कि जो गर्भावस्था के दौरान ही संपूर्ण किए जाते हैं। बाकी के 14 संस्कार जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक, अंतिम संस्कार जो मरणोपरांत किया जाता है वो है। तो इस तरह से इन 16 संस्कारों के साथ में अगर हम और इसके अंदर तक जाएंगे तो इसका बहुत ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो इन संस्कारों को है, यहाँ पर हम लोग केवल 2 संस्कार के लिए सीमांत नहीं है जो गर्भ के समय होता है, पुंसवन, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जन्म होने के बाद जैसे कि एक उपनयन संस्कार होता है, विवाह भी एक संस्कार है। इस तरह से 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। वामप्रस्थ भी है, आखिरी में मुंडन संस्कार है। तो ये सब सारे संस्कारों के बारे में है। हम लोग यहाँ पर जो हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है गर्भ से, उसमें 2 संस्कार है, सीमांतन और पुंसवन संस्कार है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह संस्कार एक तरह से व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और समाज के आसपास के समाज के लोगों को आपस में जोड़ करके एक अच्छी फीलिंग को क्रिएट करने का एक माध्यम हुआ करते थे। उस फीलिंग के साथ में आदमी एक तो जागरूक हो जाए और कुछ नियम जो बनाए गए हैं हमारे हित के लिए बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए उन चीजों का, जैसे गर्भ संस्कार है तो गर्भ से संबंधित चीजें सुनिश्चित हो जाए, परिवार वाले भी करें, समाज वाले भी करें, और जो है जो पेशेंट है, जो मरीज है, वह भी करें, एक अच्छे से दिशा निर्देशित चीजों को लेकर के करें। तो इनको मिला करके एक संस्कार का नाम दिया गया, जो एक तरह से फुल पैकेज ही होता है उस समय के लिए, उस कालखंड करने के लिए क्या होता है। तो वो उन सब चीजों के लिए है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, और आप लोग एक पद्धति और संस्कार को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक साधुवाद और शुभकामनाएं भी। हमारा एक सवाल है डॉक्टर अंजना गुप्ता मैडम के लिए आया है कि क्या यह संस्कार पद्धति चिकित्सा के साथ चल सकती है? चिकित्सा के साथ चल सकती है, उनका पूछना है कि चिकित्सा के साथ, जैसे अगर उनका कोई को गर्भावस्था हुआ हो तो उसके साथ ये चला सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? सही चिकित्सा पद्धति वो है जो कि पेशेंट को मेंटली भी स्ट्रांग रखे, फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग रखे।
वो सही हम्म। चिकित्सा पद्धति है। तो हमारे सनातन धर्म की जितनी भी पद्धतियां हैं वो हमारे आधुनिक शिक्षा, आधुनिक जो मेडिकल थेरेपीज है उनके साथ हम समन्वय करके चला सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम अगर एलोपैथिक की दवाइयां लिख रहे हैं तो हम पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि आप योगा मत कीजिए, आप अच्छे खान पान, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए है ज्यादा। तो सबका हमें सही मायने में तो हमें इन सबका समन्वय करके ही काम करना चाहिए। हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि एलोपैथिक अलग है, आयुर्वेदिक अलग है। हर का अपना रोल है और हर हम्म। थेरेपीज जो होती है वो अपने अपने जगह पे सही 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 हम्म। होती हैं और वो तो उनको यूजेस साथ उसके लेके चला जा कैसे सकता है है। ये इम्पोर्टेंट। जी। एकदम एकदम हम एकदम साथ चला सकते तो इनका जो सवाल का जवाब है वो आपने दिया कि अगर ये चिकित्सा पद्धति है जो जो आपने संस्कार पद्धति है वो आपकी आधुनिक चिकित्सा के साथ भी चल सकती है। मैडम मैं जानना चाहूँगा जरा दर्शकों को ये किस तरह की प्रक्रिया है, आप लोग किस तरह से इसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे माने गर्भावस्था से आपने जैसे बताया कि वहाँ से शुरू होकर ये प्रक्रिया आपकी संस्कार पद्धति शुरू होती है, तो थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि कैसे क्या प्रोसेस है इसका। जैसे न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिनकी अभी भी मैरिज शादी हुई है और वो हम्म। प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये हम्म। देखा जाता है कि अगर वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर चाह रहे हैं, पहले तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं आनी चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं चाह रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, उनको हम्म। कुछ अपने बचाव रखना चाहिए। अगर वो हम्म। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले उनको देखना चाहिए कि पति पत्नी दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर जब मदर और फादर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी वो एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर हम्म। माँ सिक है या कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुई है या कोई बीमारी है, हम्म। मालन्यूट्रिटेड है, प्रॉपर ढंग से उसका हेल्थ नहीं है, तो अगर वो गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चा भी वैसे ही कुपोषण का शिकार होगा। ऐसे ही पति को अगर उसका अच्छी हेल्थ है तो उसके स्पर्म्स काउंट अच्छे होते हैं और उसका जो शुक्राणु होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। जब अच्छी क्वालिटी का शुक्राणु होगा तब वो फर्टिलाइज होगा तो अच्छा बच्चे का जन्म होगा जो कि हम शारीरिक मानसिक रूप से सही हो सके। तो हमें सबसे पहले जब न्यूली कपल मैरिड कपल अगर प्लानिंग करते हैं तो हम पहले उनका फुल चेकअप करके देखते हैं कि दोनों लोग प्रेगनेंसी के लिए फिट है कि नहीं, और फिट और वो इस लायक है कि नहीं कि वो बच्चे का पालन पोषण आगे कर सकें। क्योंकि शारीरिक, मानसिक और इकोनॉमिकल ढंग से भी हमें स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे की खुद देखभाल कर सके, हम दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो सके। कि अगर हम प्रॉपर उसकी अर्निंग है कि नहीं, पेशेंट मतलब उसके हस्बैंड की, जब अर्निंग होगी तभी वो बाप पिता बनेगा तो वो अच्छे से ढंग से अपने बच्चे को केयर कर सकेगा। तो इन सब चीजों का देखते हैं और एक सही टाइम पे ये देखा जाता है कि सही रिलेशन भी जो आए वो एक सही टाइम पे होना चाहिए कि वो प्रॉपर अच्छे समय पे फर्टिलाइजेशन हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं सबसे पहले दोनों हस्बैंड वाइफ को फिजिकली और मेंटली रूप से एक सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए कि वो प्रॉपर ढंग से प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेग्नेंट हो सके और उसका विकास अच्छा हो सके। फिर जब एक जी। बार पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो हम अपना सारा फुल चेकअप जो होता है वो तो करते ही है, जो हमें सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, अल्ट्रासाउंड है, उनके खान पान के बारे में बताना, मीन क्या क्या उनको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिड जो 4, 5, 6 मंथ होता है उसमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में हम अबॉर्ट होने का चांस ज्यादा होता है तो हम ज्यादा तो क्या केयरफुल होते डॉक्टर हैं साहब मैं उसमें आपको हम। रोकना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा क्या ये पद्धति किसी आपके जैसे आपने बताया एक्सरसाइज वगैरह है, क्या इसमें कुछ मेडिकेशंस भी चलते हैं? यस, इसके साथ साथ हम जो ये एक्सरसाइजेज है, डाइट है, उसके साथ हम लोग हम्म। फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड का ये रूल होता है कि उससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है और हम्म। उसको कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, कोई बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, क्या सिम्टम्स है, उस हम्म। अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। और अगर किसी हार्मोन्स की जरूरत है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जरूरत है, तो वो भी अगर हम्म। हिस्ट्री है कि खराब हो चुका है बच्चा तो उस अकॉर्डिंग हम
उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं। दवाइयाँ भी उसी हिसाब से, दवाइयों का अपना रोल है और इन सब चीज़ों का अपना रोल है। दोनों को हम साथ में कंबाइन समन्वय करके लेके चलते ही हैं। काम करते हैं। यस। एक दर्शक है ममता जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या यह पद्धति कितने खर्च का है, हो सकता है? उनका पूछना है कि क्या इसमें इससे कोई खर्च का क्या आइडिया जानना इसमें चाहती है। अभी तो हम ये सारी चीजें अपने गुरुदेव को अर्पित करके कर रहे हैं। इसलिए इसका कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता। अगर वो पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी एजुकेट करते हैं और उनको ये सारी पद्धति देते हैं, बताते हैं और कुछ बुक्स भी पढ़ने को देते हैं। इसके लिए हम कोई भी कॉस्टिंग पेशेंट से हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, बहुत क्योंकि बहुत अच्छी ये बात की हमारी आपने। एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम हम्म। इस देश में आज नहीं, अगर हम आज ये काम करेंगे तो हम 15 साल बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। एक अच्छे इस देश में अभी क्यों इतना ज्यादा इनटॉलरेंस हो रहा है, लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि आज वो सारे जो गर्भ में बच्चे हैं उन्होंने कभी सीखा ही नहीं उनकी माँ ने कि कैसे हमें टॉलरेट करना चाहिए हर चीजें। तो हम अभी से एजुकेट करेंगे तो हम अपने देश का भविष्य बनाएंगे। 20 साल बाद की जो जनरेशन आएगी वो और भी पावरफुल रहे और वो और भी सामाजिक रूप से स्ट्रांग रहे। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये हर डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी केवल दवाई लिखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि पेशेंट को मेंटली की और भी सारी जो चीजें हैं उसको भी हम एजुकेट करें उसके, इसलिए इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। ममता जी, आपका सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया। ये बहुत ही सब नेक कार्य आप लोग भी कर रही हैं कि इसका एक तो नहीं आपने चार्ज लिया, न ले रही हैं, दूसरा समाज के प्रति आपने जो अपना दायित्व है वो अपना निभा रही हैं, और आप जैसे कार्यों से प्रेरित होकर अन्य डॉक्टर और संस्थान भी इस तरह की पद्धतियों को भी शुरू करें और आगे बढ़ाएं, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम जी से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, चूंकि आपका हॉस्पिटल एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी है और आपने कोरोना फर्स्ट फेज, कोरोना सेकेंड फेज में भी मरीजों की बड़ी सेवा की है, आपको पहले फेज और दूसरे फेज में क्या अंदर समझ में आया मरीजों के सिम्टम्स और उनके ट्रीटमेंट के संबंध में? मेडविन हॉस्पिटल संभवतः यूपी का पहला, पूर्वी यूपी का पहला हॉस्पिटल था जो प्राइवेट के रूप में आगे आकर के कोरोना की पहली लहर में सेवा करने का कार्य शुरू किया। और उस समय भी हम लोगों ने करीब 7-8 महीने काम किया। इस बार दूसरी वेव में भी काम किया पूरे टाइम पे। लेकिन जो मरीजों का नेचर ऑफ वायरुलेंस था सेकेंड वेव में कहीं ज़्यादा था। पहले वाले वेव में ये देखा गया कि संभवतः बुजुर्ग लोग 40 साल या 50 साल से लेकर के 80, 90, 100 साल के व्यक्तियों में ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया था। बच्चे बहुत कम हो रहे थे, जो यंग थे वे बहुत ही कम हो रहे थे, नगण्य थे, नगण्य की संख्या में थे उनके सब कुछ। और लेकिन बीमार ज़्यादा पड़ते थे, गंभीर बहुत कम होते थे और उनमें मृत्यु दर भी बहुत कम थी। सेकेंड वेव में क्या हुआ कि इसने सारे एज वर्ग को इस्तेमाल मतलब यूज किया। बच्चे भी हुए, नवजात शिशु भी हुए, जवान भी हुए और बुजुर्ग तो थे ही। लेकिन जो बीमार पड़ते थे उनमें दुर्घटना की दर, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जिसको देख करके इस बार और जो स्पर्ट आया एकाएक कुछ समय के अंदर में केसेज इतने ज़्यादा बढ़े कि सारी हमारा प्रदेश ही नहीं लगभग पूरे देश में जहाँ जहाँ इसका अटैक हुआ था सबके बेड फुल हो गए, संसाधन भारी संख्या में कम हो गए। इन सब चीज़ों को लेकर के उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस बार की जो वेव थी, सेकेंड वेव थी, वो ज़्यादा भयावह थी, खतरनाक थी और 1-2 नहीं, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो 24 गुना ज़्यादा खतरनाक है। उसकी वायरस, जो वायरस था उसकी वायरुलेंस, उसका खतरनाकपन इतना ज़्यादा था कि जो लोग बीमार पड़े उनमें से जो ठीक नहीं हो सके, जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो यह सेकेंड वेव पहले से कई गुना ज़्यादा थी। तो आपने जैसे फर्स्ट फेज में आपने बताया कि पहला आपका हॉस्पिटल रहा है जिसने, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसने ये शुरुआत की और लोग मरीजों की सेवा की। दूसरे फेज में भी आपने काफ़ी मरीजों की सेवा की और काफ़ी मरीज आपसे स्वस्थ हुए, ठीक हुए। आपके लिए बहुत सारे धन्यवाद भी हमारे जो हमारे पेज पर भी दिख रहा है उस पर काफ़ी धन्यवाद भी आपके सामने के लिए पड़े हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि आपके यहाँ इलाज से हम
समुचित हम स्वस्थ हो गए, इसके लिए डॉक्टर साहब और मैडम का धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो फर्स्ट फेज़ था, सेकेंड फेज़ था, पहले फेज़ में आईसीयू और क्रिटिकल इंटेंसिव का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंड फेज़ में आईसीयू की ऐसी डिमांड बढ़ी, क्या रीज़न है, कैसे मतलब क्यों ऐसा ऐसा हुआ है? मैं आपको बताया ना कि सेकेंड फेज ज़्यादा भयावह थी, और वो फर्स्ट फेज में तो तीनों कैटेगरी प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट ने खोल रखी थी, L1, L2, L3। L1 मतलब हाई होम आइसोलेशन वाले मरीज जो बहुत ही पॉजिटिव थे लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थे या हल्के फुल्के सिम्टम के साथ में थे, जिनको केवल टैबलेट्स या हल्के फुल्के दवाइयों से मैनेज किया जा सकता था। ऑक्सीजन की जरूरत लगभग नहीं थी। सेकेंड फेज में वे मरीज जिनको पहले से ज्यादा कुछ इंजेक्शंस या हल्की फुल्की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और वो ठीक हो जाते थे। थर्ड फेज में वैसे पेशेंट L3 लेवल के वो पेशेंट की जिनको वेंटिलेटर या बाईपैप की जरूरत पड़ती थी, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और उच्च दवाइयां लगाने की जरूरत पड़ी। तो पहले फेज में तो तीनों था, लेकिन इस फेज में L1 तो था ही नहीं। होम आइसोलेशन तो गवर्नमेंट ने उनकी वायलेंस देख करके एक और सीमित संख्या संसाधन देख करके होम आइसोलेशन को घर पर ही कर दिया था, कुछ दिशा निर्देशों के साथ में कि भाई आपको घर पे रहना है तो ये चीज कार्य करना है, दवाइयां दिखानी है, दवा डॉक्टर दिखाना है, ये सब करके स्वयं मैनेज करना है। उसके बाद नहीं होते हैं तो L2 और L3 कैटेगरी, दो कैटेगरी ज्यादा ही इस समय प्रचलित थी L3 में, क्योंकि हमारे पास सीरियस पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसे में वे पेशेंट जिनको हम हल्के फुल्के उपचार के साथ ठीक कर सकते थे, उनको घर पे ही रह करके होम आइसोलेशन की गाइडलाइन को पालन करते हुए। दर्शक हैं हमारे बीच, वो रोशन जी हैं, उन्होंने कहा कि आपने पिछले फेज में होम आइसोलेशन के मरीजों को भी कंसल्ट उनके घर पे रहने के साथ भी आपने किया है, तो आपके लिए ये वो तो हमने नहीं किया। हमारे समुदाय, चिकित्सकीय समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों, लगभग सभी लोगों ने किया। लोग घर में बैठ करके अभी आपको रातों धन्यवाद दिन दे रहे हैं रोशन जी, आपको धन्यवाद दिए जा रहे हैं कि पिछले फर्स्ट फेज में भी होम आइसोलेशन में भी शायद आपने इन्हें एक अच्छी जानकारी दी होगी और ये स्वस्थ हुए हैं, तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें जी। हाँ, तो नहीं होम, देखिए यह एक जिम्मेदारी ऐसी थी कि जो एक चिकित्सक होने के अलावा आपको एक इंसान होने की तरफ ज्यादा मतलब कि याद दिलाती थी कि आप पहले इंसान हैं। अभी यह संकट सिर्फ एक दो नहीं, पूरे मानव जात पे आया है, सब पे आया है। तो आप सबको जो जहाँ है सबने किया, एनजीओ ने खूब किया, खूब खाना बंटवाया, अपनी परवाह न करते हुए घरों में जा करके काम किया। पुलिस के भाई साहब लोगों ने किया, पत्रकार बंधुओं ने भी, कितने पत्रकार बंधु जो हमारे यहाँ रोज आते थे, हम लोगों ने एक सेगमेंट ही खोल दिया था पहले समय में कि सैनिटाइज कराना है। 24 घंटा कम से कम 100-200 पत्रकार लोग आते थे और जिनकी गाड़ियों को सैनिटाइज करना, उनका कैमरा सैनिटाइज करना, ये सब भी हम लोग काम करते थे। तो ये जो जहाँ बन पड़ा सबने खूब किया, जिसका एक प्रभाव था कि हमारे बनारस की इस सेकेंड वेव में मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल जो अपने जिला प्रशासन के द्वारा हुआ, उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री साहब ने भी की। तो यह सब एक दो की बस की बात नहीं है, ये जब तक से पूरे समाज के लोग न जुड़ करके अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा आप समझिए कि सेवा के भाव से, बनारस में अगर एक चीज हो जाता है तो 1000 हाथ सेवा के लिए उड़ जाते हैं। जो रोशन गुजराती भाई साहब हैं, इन लोगों ने तो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है। जिस संस्था से जुड़े हैं गुजराती समाज के लोगों ने रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया, अपने घर पे रखा। कुछ बसें जो गुजरात से आकर के करीब 100 की संख्या में गुजराती टूरिस्ट बनारस में फंस गए थे। तो अब गुजराती समाज के जो मुखिया हैं अनिल शास्त्री जी महाराज जी, उन्होंने उन 100 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करा के, गाड़ियां व्यवस्था करा के, परमिशन दिला करके जिलाधिकारी महोदय से, गुजरात गवर्नमेंट से करके उनको यहाँ से भेजा। उन लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण हम लोगों ने किया था, उनको सैनिटाइज पूरी बस के करके पूरा सैनिटाइजर का सामान दे करके भेजा था। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों ने किया। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि जो ऐसे मुश्किल समय में एक मानव जाति का धर्म निभाते, और उसमें कोई जाति धर्म नहीं था, ऊंचा नीचे कोई नहीं था, सब इंसान, सबकी सेवा की गई। यहाँ तक कि मुस्लिम बंधुओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में बहुत हिस्सा लिया। तो यह एक समन्वय जागरूकता अभियान के तहत ही संभव हो पाया, अदरवाइज ये ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों के समुचित प्रयास से, सेवा से और सरकारी प्रयासों से ये कोरोना सेकेंड फेज भी जितनी जल्दी ही चला गया, इतना जल्दी संभव ना हो पाता अगर आप लोग का योगदान ना होता। डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल आता है कि आप लोग चूँकि चिकित्सक हैं और पेशेंट और तीमारदार
इनके बीच में कभी कभी तालमेल की कमी देखने को मिलती है। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अपील या कोई संदेश ऐसा देना चाहें आप? कोविड के समय में जो प्रोटोकॉल था उसके तहत मरीज की सुरक्षा और मरीज को इलाज करने वाले लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया था। प्लस ये बीमारी अनजान है, अभी भी अनजान है लगभग, तो कब कैसे बिहेव करे इन सब चीजों को भी ध्यान में रख करके कम से कम पेशेंट के परिजनों का पेशेंट के साथ कम से कम कांटेक्ट हो। आईपीसी प्रोटोकॉल के तहत जितना दूर रख सके उतना हो। हॉस्पिटल में उनका आना जाना पे पूरा रोक था, क्योंकि उस किसी भी हॉस्पिटल में उस समय भारी संख्या में लोग मरीज भर्ती रहते थे। पेशेंट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर स्टाफ भी उस समय अपने जो पोशाक पहने हैं वो भी इन्फेक्टेड हुआ करता था। तो ऐसे में उनको आने जाने पर पूरी तरह से रोक थी। हाँ, उनको, लेकिन जिनके परिवार का कोई भी अगर अपना अगर इतनी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है तो उनके बारे में जानकारी भी मिलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि प्रतिदिन हर एक मरीजों को कम से कम 2 घंटा उनके परिजनों को 24 घंटे का मेडिकल अपडेट दिया जाए, ताकि वे लोग संतुष्ट हो सके। और उस दौरान ही बहुत सारे हॉस्पिटल में इसको पालन किया। लगभग सब जगह पर एक अलग से डेस्क बनाया गया। हमारे यहाँ भी होता था। हम लोगों ने तो अपने मोबाइल 24 घंटे खोल रखे थे। हमारे यहाँ 2 घंटे का समय जरूर था, लेकिन बीच में कभी भी कोई रात को 1:30 बजे फोन कर रहा है तब भी हम उसके सवालों का जवाब देते थे। क्योंकि मेरा मानना ये था कि कोई भी परिवार में एक व्यक्ति अकेले बीमार नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा परिवार एक तरह से मतलब इन्वॉल्व हो जाता है और चिंतित होता है। वो चिंता की वजह से सबके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो पेशेंट के इलाज के साथ साथ परिवार जनों का भी पूरा ख्याल रखना एक हमारा दायित्व है, चिकित्सक का दायित्व है, जिसको करने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने भी काफी किया और लोगों को इसका हम लोगों ने देखा कि अगर किसी पेशेंट के लोगों की एक अच्छी काउंसलिंग कर दी जाए, घर के लोगों को काउंसलिंग कर दिया जाए, समय पे उनको ये एहसास दिला दिया जाए कि आपका पेशेंट सीरियस है लेकिन वह एक सुरक्षित हाथों में है और उसे एक जितनी जरूरत है उसके अनुसार उसे पूरी चिकित्सीय सुविधा भी प्रदान की जा रही है और वो सेफ है। तो यह एहसास होते ही मरीज के लोगों के मन में एक बहुत शांति और सुख का अनुभव होता था, जिसको हम लोगों ने काफी अनुभव किया। जी हाँ, बेहतर काउंसलिंग आवश्यक है। और जैसा आपने बताया है कि मरीज के तीमारदार को उसके संबंध में डॉक्टर से एक अच्छे संवाद स्थापित करके उनकी जानकारी, उनके हेल्थ अपडेट लेते रहने से वो एक तालमेल बना रह सकता है और डॉक्टर पे इलाज पे विश्वास रखते हुए उसको आगे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, एक सज्जन है, राकेश जी, उन्होंने पूछा कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल से ब्लैक फंगस की समस्या बढ़ी है, तो अगले 3rd फेज में क्या स्टेरॉयड दिया जाना संभव है? मतलब इन्होंने 3rd फेज की बात कर लिया, अभी 3rd फेज तो हम लोग बात करेंगे। स्टेरॉयड की कितना घातक रहा है ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जितनी भी दवाइयां हैं सबके इफेक्ट भी हैं तो साइड इफेक्ट्स भी हैं। हम उनका अनुपात देखते हैं कि कितना फायदा कर रही हैं और कितना नुकसान कर रही हैं। स्टेरॉयड में ब्लैक फंगस होने का एक बहुत बड़ा कारण स्टेरॉयड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल उसी की वजह से हो रहा है। कई सारे कारणों में एक कारण स्टेरॉयड भी है, लेकिन जितने लोगों को ब्लैक फंगस हुआ है उससे कई गुना ज्यादा में लोगों की जान स्टेरॉयड ने बचाई है। क्योंकि कोरोना केवल 3-4 कारणों से, कोरोना के अंदर जो 3-4 पैथोलॉजी देखी गई है कि वह था कि एक इन्फ्लेमेशन हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था और सूजन आती थी और ब्लड क्लॉटिंग में कुछ समस्याएं आती थी। इन सारी चीजों को मतलब कि ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, सूजन है तो उसको स्टेरॉयड देते थे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती थी, ब्लड कोआगुलेशन से प्रॉब्लम है तो क्लैक्सन वगैरह ये सब सारा कुछ दिया जाता था। तो स्टेरॉयड ने जितने लोगों की जान बचाई है उस अनुपात में अगर देखा जाए, स्टेरॉयड के लंबे समय के यूज से इम्यूनिटी कम हुई हो और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन फंगस हो गया हो, तो यह बहुत कम अनुपात में है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेरॉयड तो पहले से भी यूज होता रहा है, ब्लड फंगस पहले से भी थी। स्टेरॉयड बहुत पहले से लोग हैवी डोज में, जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, जो जिनको घुटने का दर्द है या इस तरह की समस्याएं हैं, वो तो सालों साल तक खाते रहे हैं, लेकिन उनमें कभी ब्लड फंगस की शिकायत नहीं देखी गई। तो और भी कई सारे कारण हैं जिनके अभी कई कारणों हो सकते हैं, सिर्फ स्टेरॉयड ही कारण ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सही। और स्टेरॉयड तो पहले इसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि स्टेरॉयड से हमने देखा है कि जो पेशेंट
74 सैचुरेशन लेकर के आए, 54 सैचुरेशन लेकर के आए। पल्स उनकी मतलब साइटोकाइन स्पैम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उनमें हम लोगों ने हैवी डोज़ स्टेरॉयड कैलकुलेटेड टाइम के लिए दिया, उनसे बहुत सारे पेशेंट की जान बची। 6-6 घंटा, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे में जिनका सैचुरेशन 74 था बढ़ करके 90, 92, 94% तक भी हो गया। तो स्टेरॉयड ने कई बहुतों की जान बचाई है। ठीक है, एक दुर्भाग्य का विषय है कि ब्लैक फंगस हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के लिए और भी बहुत सारे कारण हैं जिन पे चर्चा किया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि स्टेरॉयड काफ़ी जीवन रक्षण किया है। आप लोगों के डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में काफ़ी आप लोगों ने देखा है कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल से काफ़ी मरीजों की जान बची है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है अनुज जी का। उन्होंने पूछा है कि पोस्ट कोविड उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अभी भी बने हुए हैं। 1-1.5 महीना पहले इनको कोविड हुआ था। इनको वीकनेस और हाथ पैर में कमजोरी लगती है, चलने में कमजोरी लगती है। अच्छा, पोस्ट कोविड भी डॉक्टर साहब बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं। क्या इनके सवालों का जवाब एक बार आप दें? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक हुआ है। उसमें से भारी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। बहुत कम अनुपात है लोगों का कि जो नहीं ठीक हो पाया। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो कि मैनेज नहीं हो पाया किसी भी कारणों से, उससे दुर्घटनाएं भी देखी जा रही हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब वो काफ़ी दर कम हो चुकी है। कोविड को गए हुए कम से कम 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है बनारस के की तरफ से देखा जाए। तो वो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी आप अपना रिहैब करते हैं, अगर आप अपना मतलब कमजोरी है, दवा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एक्सरसाइज की मात्रा जो है या उसका ऊपर से जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो सबको उसकी मात्रा बहुत संतुलित रखें। एकाएक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न बढ़ाएं। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि जो एक बिजनेस टाइकून थे, कौन से कंपनी के, जेट एयरवेज और इन सब के नाइडल करके, उनका 2 दिन पहले निधन हो गया क्योंकि वो उस समय साइकिलिंग कर रहे थे। 40-45 साल के थे और साइकिलिंग कर रहे थे और तुरंत वो कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनको 1.5-2 महीना पहले कोविड हुआ था। तो कोविड जो लोग पेशेंट हैं वे लोग एकाएक बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से बचें। धीरे-धीरे उसका जहाँ पर अगर आपकी सांस फूलने लगे, दर्द होने लगे या पसीना आने लगे, तुरंत रुक जाए। हल्का-हल्का ब्रिस्क वॉकिंग ना करें, हल्की वॉकिंग करें। सबसे बढ़िया है कि योग, आसन, सूर्य नमस्कार, आसन वगैरह करें, क्योंकि आसन एक संतुलित व्यायाम है और उसमें आपको कभी भी बहुत हैवी स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता है। बनस्पत की आप ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या जिम में जाकर जिमिंग कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कम से कम 2 से 3-4 महीने तक, जब तक से आप पूरी तरह से नॉर्मल अपने आप को फील न करने लगे। तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, हाँ। और अगर अपने ब्लड शुगर को हमेशा नियंत्रित रखें, कोई भी धूम्रपान है या कोई एडिक्शन है, हैबिचुएशन है, इन सब चीज़ों से बचें। मतलब कि संतुलित आहार लें, अच्छा आहार लें और एक्टिविटी बनाकर रखें। केवल कमरे में बंद ना रहें। केवल कमरे में बंद रहेंगे तो मसल एट्रोफी शुरू हो जाएगी और दूसरी सेकेंडरी प्रॉब्लम को जन्म देने लगेगी। वॉकिंग करें, बहुत जरूरी। सवेरे उठें, धूप में बैठें, धूप का अपने बॉडी पर एक तरह से स्तन बाथ लें। इन सब चीज़ों को नेचुरल तरीके से अगर आप रिहैब करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, तो अनुज जी, आपकी सवालों का जवाब डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर अंदाज में दिया है कि संतुलन जरूरी है और किसी भी पोस्ट कोविड के बाद आप अपने आप को बहुत किसी भी चीज़ में अग्रेसिवली बहुत पार्टिसिपेट न करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह ना करें और आहार वगैरह लेते रहें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैडम से है, अंजना मैडम से है। इन्होंने पूछा है आपसे कि ये दिव्य गर्भ संस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? यानी आपके यहाँ, एक तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले आप एक अपने जहाँ इनको एड्रेस बता दें, एक जानकारी दें कि किस जगह पे आपका है और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल मैदागिन पेट्रोल पंप है, उसी के ठीक सामने मेडविन हॉस्पिटल करके है। आप वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है जो कि 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन होता है। ओपीडी टाइमिंग मॉर्निंग में 6 AM to 6 PM तक है। तो आप कभी भी इस दौरान आके यहाँ हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क है?
नॉर्मल जो केवल संस्कार के लिए ऐसे शुल्क नहीं है, जो ओपीडी फी है वो लगेगी। यानी उसके ओपीडी लिए का जो अलग चार्ज है, ओपीडी के हाँ, चार्ज उसी के में हिसाब से यस उनको यस आपको संस्कार पद्धति के संबंध में डॉक्टर साहब आपको हाँ, जानकारी, वो बेहतर सारी जानकारी। चीजें जानकारी आपको दी जाएगी। जी अगर आप मेरे जी रजिस्टर्ड पेशेंट है, अगर मुझे दिखा रही हैं, तो ये सारी चीजें मेरे हर पेशेंट को हम अपने देते हैं। नहीं, इसमें दो संभवतः बातें हैं। जी हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसे गायनिक पेशेंट है जो एंटीनेटल करा रही हैं, हम्म वह तो दूसरा इशू है। एंटीनेटल वाले पेशेंट को जो गर्भ संस्कार जो पैकेज है वो अलग पैकेज है, वो निःशुल्क है। हम्म लेकिन जैसे पेशेंट आ रही है गर्भावस्था के दौरान जो नॉर्मल डिलीवरी करा रही हैं या एंटीनेटल करा रही हैं, ब्लड की जांच हो रही है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, वह तो दूसरा सेगमेंट है। उससे इससे कोई मतलब नहीं। गर्भ संस्कार मतलब कि जो गर्भवती माता है उनको क्या क्या करना चाहिए, कौन सा आसन, योग और क्या पद्धति है, क्या पूजा पाठ है, उसके अंदर वो सारा जो प्रक्रिया है वो निःशुल्क है। यह प्रक्रिया एक उच्च स्तरीय टीम के द्वारा दिशा निर्देशित है और इसमें हम लोग महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार इसको मतलब करा रहे हैं। अपने यहाँ हॉस्पिटल में भी शुरू करने जा रहे हैं। जी उसमें बैठा करके उनको बहुत लंबा चौड़ा इसका मतलब इंडेक्स काफ़ी है। गर्भ संवाद मतलब बच्चे के अंदर जो पेट के अंदर बच्चा है, उसको कैसे आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन आप एस्टैब्लिश करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा धर्मेंद्र जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो पे अध्ययन हुआ है कि बच्चा कैसे बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है और रिएक्ट करता है। यहाँ तक कि अगर अल्ट्रासाउंड कराते हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी वजह से डॉक्टर या उस दौरान किसी ने कोई जोक सुनाया या कोई हँसने वाली किसी ने बात कर दी, तो बच्चा अंदर से पेट के अंदर मुस्कुराते हुए उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। माँ अगर अपने घर में बैठी है, घर में अगर कोई म्यूजिक बनना शुरू हुआ तो बच्चा पेट के अंदर डांस करना शुरू कर देता है। डांसिंग वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये तो समझ रहे हैं? बड़ी अगर नई माँ को जानकारी किसी आप दे ने रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या हाँ, ये हमारा विकसित इसीलिए हमने कहा ना कि एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक तो अध्यात्म तो ही है जो अच्छी जीवन शैली, लेकिन उनके साथ वैज्ञानिक मतलब मॉडर्न साइंस का क्या इसमें इनकॉर्पोरेशन है। तो कहने का मतलब है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे का और उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट का। यहाँ तक कि अगर माँ को किसी ने डांट दिया और माँ रोने लगी या और दुखी हो गई, तो बच्चा भी अंदर से दुखी वाला फेस बनाता है, चेहरा बनाता है और दुख व्यक्त करता है, रोने यानी लगता है। एक्सप्रेशन, माँ के एक्सप्रेशन से बच्चे का एक्सप्रेशन भी दिख बच्चे जाता का है। हाँ, माँ का एक्सप्रेशन से डायरेक्ट जाता है और इन्वायरमेंट मतलब बाहर अगर म्यूजिक बज रहा है तो उसकी ध्वनि जो है वो बच्चे तक पहुंचती है। यहाँ तक कि जैसे कि कहीं लोग बुजुर्ग माताएं बोलती थी कि बच्चे के साथ में माँ के साथ में अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ अच्छी-अच्छी बातें करो और तो उसका मन अच्छा रहेगा, उसका वातावरण, उसके कमरे को साफ-सुथरा रखा जाता था, पेड़-पौधे लगा करके रखे जाते थे, हरियाली रखी जाती थी। तो उसका बहुत डायरेक्ट इफ़ेक्ट है कि जैसा माँ देखती है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को, उसके आँख के द्वारा जो उसके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, उस ब्रेन के सिग्नल से आपके बॉडी के अंदर में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अच्छे हार्मोन या जो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे हार्मोन नहीं है तो बुरा मतलब इफ़ेक्ट आपके शरीर पर डालेंगे। तो इन सब अच्छी चीज़ों का प्रभाव अच्छा पड़ता है और बुरी चीज़ों का प्रभाव बुरा भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके एक अच्छा एनवायरनमेंट निकालना ही गर्भ संस्कार का है कि एक हम पेशेंट के जो अपनी पेशेंट है उसके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके उसको और उस एनवायरनमेंट से हम एक अच्छा लाभ बच्चे के साथ कर सकें, यह गर्भ संस्कार पद्धति है। माँ का खाना-पीना अच्छा हो, उसका चारों तरफ का सराउंडिंग अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि माँ है तो घर में बहुत कलह क्या या एक टेंशन वाला एनवायरनमेंट है। माँ कोई ऐसी आदतों में लिप्त है जिसकी वजह से बच्चे का सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, धूम्रपान है, अल्कोहलिज़्म है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं मानव शरीर के ऊपर और उसका सीधा इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को एक पॉजिटिव चीज़ों को इकट्ठा करके एक पैकेज बनाया गया है जिसको गर्भ संस्कार बोला गया है। और इसका बहुत अच्छा अभी तो हम लोग के यहाँ कराए, हम लोग इसको करीब 10-15 सालों से कर रहे हैं और उस 15 साल में बच्चे 12, 15 साल के हो गए हैं। तो जिन माताओं ने मन से इसको वो किया है, उनका खुद का कहना है कि मैडम यह बच्चा घर में परिवार में 10-15 बच्चे हैं लेकिन यह बच्चा सबसे अलग है।
इसको कुछ भी बताओ तुरंत समझ जाता है, बहुत आज्ञाकारी है, संस्कारिक है, और क्लास में एकदम आगे वाली पंक्ति में बैठने वाला टॉपरों में गिना जाता है। मतलब जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप 10 या टॉप 5 में इसका नाम हमेशा आता है। और एकदम अलग है, पूजा पाठ में खूब लगता है, मतलब कि आध्यात्मिक रुचि भी इसके अंदर बचपन से आई है, क्योंकि माँ ने वैसे संस्कार 5 महीने, 9, 6 महीना, 8 महीने तक अपने पेट में रख करके उसको दिए हैं। तो ये सब चीज़ों का एक आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग एक नया मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का शुरू में लेते हैं, उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, ऐप्स डलवाते हैं, तो जैसा ऐप्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो सेम वही है, गर्भ संस्कार एक ऐप को डाउनलोड करने का एक प्रक्रिया है। जैसा ऐप आप डाउनलोड करोगे वैसा ही बच्चा निकलेगा। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि 90% लर्निंग, लॉन्ग टर्म लर्निंग बच्चे के पेट के अंदर ही हो जाती है। यह बात एकदम सही है, और ये बहुत सारे शोधों में, वैज्ञानिक चीजों में इसको परिवर्तित भी किया जा रहा है। आपको मैडम अभी कुछ अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताएंगी कि कौन कौन से समाज, मतलब कि हमारे महापुरुष हुए, शिवाजी हुए और विवेकानंद जी हुए और अभिमन्यु हुए, तो उनकी माता लोगों ने क्या क्या किया कि, और इस ध्येय से किया कि मेरी आगे आने वाली संतान एक अच्छी हो, उसके बारे में मैडम आपको बताएंगे। शिल्पी जी, मैं एक सवाल मैं लेता हूँ एक दर्शक का, हमारे मैडम तब तक। मैडम एंशियंट एक टाइम दर्शक में का, एक रानी हुआ करती थी मदालसा, उनके 3 पुत्र थे, बहुत नाम फेमस है मदालसा जी का। जी। तो 2 उनके पुत्र तो ब्रह्म ऋषि बने, तो राजा थे, उनको बहुत हुई कि अरे सबको तो तुम ब्रह्म ऋषि बना दोगे तो मेरा राज्य कौन देखेगा। तो उन्होंने अपने पति को बोला कि तुम घबराओ नहीं, जब मेरा अगला पुत्र हमारा होगा उसको हम जरूर एक अच्छा राजा बनाएंगे। तब वो जब प्रेग्नेंट हुई पेशेंट, तो उन्होंने जो रानी थी उन्होंने अपने चारों इन्वायरमेंट ऐसा बनाया कि सौर्य वाला, वैसी बुक्स पढ़ती थी, किताबें अच्छी ज्ञान की रखी है, वैसे वो चित्र देखती थी। तो जो भी उनका नेक्स्ट जो पुत्र हुआ वो बहुत बड़े सम्राट हुए। तो ये सब कहने की बात है। जैसे शिवाजी की माँ ने शिवाजी को जन्म दिया, तो वो उस टाइम जब वो गर्भ में थे शिवाजी, तो वो बहुत ही वीरता की किताबें पढ़ती थी, वीरता के चीजें देखती थी, इसीलिए उनको पुत्र वैसे हुए। तो हर चीजों का, अब गांधी जी ऐसे ही थोड़े हुए, उनकी माँ पुतली बाई ने भी जरूर 9 महीने गर्भ में रह के वैसी सोच रखी होगी, तब गांधी जी जैसे लोग पैदा हुए। अब अभिमन्यु का है कि उन्होंने गर्भ में ही जो भेद करना था, वो उन्होंने 7 वेद जो पाठक थे उन्होंने सीखा था, माँ के गर्भ में ही अर्जुन के मुंह से उन्होंने सीखा था, और लास्ट में भूख नहीं सो गई थी माँ उसकी, इसलिए सुन नहीं पाए। तो ये सारी जो भी सनातन बातें हैं हमारी, वो 100% सत्य है, और हम लोगों की इतनी आंखें नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको देख सके, नहीं तो सारी चीजें सत्य है हमारी। कहने का मतलब ये है मैडम का कि अगर हम चाहें अपने बेटे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, या बेटे को IAS बनाना है, PCS बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, या किसी भी फील्ड में ले जाना है, तो आज यह माता पिता के हाथ में है कि वह कुछ ऐसे उपाय करे कि उन उपायों के द्वारा जब बच्चा निकले पेट से बाहर, जब धरती पे आए, तो वो अपने आप उस दिशा में भागना शुरू कर दे। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़े। जो जैसा आपने उसके अंदर प्रोग्राम की फीडिंग करी है गर्भ के समय पे, वो सबसे इफेक्टिव है। और वो जैसे ही बाहर आएगा, IAS बनाना है तो माँ को वैसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव थॉट्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो जब इन सब चीज़ों के साथ करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट एकदम वैसे ही आना शुरू हो जाता है, हो रहा है। और ये कई साल, अब बनारस में तो अभी हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इस पर बहुत काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सबका एम ये है कि आने वाला भारत जो हो दिव्य बने हैं, संस्कारी बने, उसकी संतानें आज्ञाकारी बने, प्रतिभावान बने, और जीनियस बने। जीनियस बेबी की परिकल्पना अब संभव है, तो वह गर्भ संस्कार के माध्यम से हम लोग उनमें कुछ उनको मदद करेंगे कि लोग बने और अपने संतानों को एक दिव्य बनाएं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये गर्भ संस्कार पद्धति है, एक संस्कार की पद्धति है, ना कि कोई ऐसा दवाई या कोई जादू है जिससे मैं आपके बच्चे को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके बच्चे आपके मन माफिक, उनके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप हो सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ने की
प्रगति कर सकते हैं। तो संस्कार एक पद्धति है, उसे कतई ये ना समझे कि किसी तरह का जादू है या किसी दवाइयों का असर है। क्यों डॉक्टर साहब? इसके लिए कोई स्पेसिफिक आवाज नहीं आ मेडिसिन रही है। वगैरह, आवाज नहीं आ रही है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह ऐसा कोई नहीं है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुनाई। आपको हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अभी आ रही है आवाज आपको? आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अभी आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको, डॉक्टर साहब एक बार फिर से उसी लिंक पे आप जुड़िए। एक बार पुनः उस लिंक पे जुड़ने का प्रयास करें डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी आवाज हमें पूरा मिल रहा है। तो जी हाँ, थोड़ा सा ऑडियो की समस्या डॉक्टर साहब के नेटवर्क की तरफ से रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर आधारित दिव्य संस्कार पद्धति, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन श्याम और डॉक्टर अंजना गुप्ता जी ने आप सबको एक ब्रीफिंग भी दी है कि किस तरह से ये संस्कार पद्धति है, ना कोई जादू है, ना कोई किसी तरीके का अन्य दवाइयों का असर है। यह एक संस्कार है, यह एक पद्धति है जिस पद्धति को डॉक्टर साहब लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, अब क्लियर है, क्लियर है जी। तो मैं आपसे दर्शकों को यही दर्शकों के बीच ये क्लियर कराना चाहता था कि यह एक संस्कार पद्धति है, ना कि कोई दवाइयों का ऐसा कोई अंबार है, ना ही कोई जादू है। सिर्फ ये एक पद्धति है, पद्धति मान के चलें और आपके साथ आप इसे मिलकर इस संस्कार को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? एकदम सही, आपने एकदम सही कहा। यह एक पद्धति है जो दिनचर्या में समाहित है। इसके करने से माँ तो स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और सिर्फ माँ ही नहीं, वो परिवार के लोग, क्योंकि वह पूरे परिवार का इसमें सहयोग चाहिए होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट बना के रखने के लिए हम ये बोलना चाह रहे थे कि गर्भ संस्कार से एक जो सास और बहू का रिलेशन भी अच्छा होता है। हम लोगों ने अपने बहुत सारे पेशेंट में देखा कि जैसे सास बहू को कुछ भी ताना दे रही है और आप उनको, सास को बस एजुकेट कर दीजिए अच्छे से कि देखिए आपका पोता या पोती जो भी होगा, जो माँ सोचेगी उसका असर पड़ेगा, सारी चीज उनको समझा दीजिए। दूसरे दिन उस सास का बहू के प्रति एकदम व्यवहार ही चेंज हो जाएगा, उसको अच्छे से खाना भी खिलाएगी, अच्छे से बोलेंगे भी। तो ये अच्छी बात है कि सास बहू के रिलेशन भी अच्छे होते हैं घर में, सारे लोगों की आप अगली जनरेशन तो सुधार रही हैं, वर्तमान जनरेशन भी आप संबंधों का तालमेल मिला के रखते हैं। एक पेशेंट की, ये सच की घटना है, पास में एक पेशेंट थी हमारी, उसकी सास उसे रोज ताना देती थी, वो आके मेरे सामने खूब रोए। तब मैंने उसकी सास को बुलाया और उसको काउंसिल किया, उनको सारी चीजें मैंने बताई। देखिए आप ऐसे करेंगे आपका पोता वैसे ही होगा, अगर वो गलत सोचेगी, रोज रोएगी तो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होगा, ये होगा, सारी चीजें जो कि सत्य है मैंने उनको समझाई। फिर उनका बिहेवियर ही अपनी बहू के प्रति बदल गया। उन्होंने कहा ये बहुत सही है कि पेशेंट को अच्छी, इससे एक रिलेशन बदलेगा। तो संस्कार पद्धति के माध्यम से चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, जो भी उत्पन्न होंगे वो डॉक्टर साहब के सहयोग से, डॉक्टर साहब के सही मार्गदर्शन से वो आगे चल के वैचारिक विचारमान भी होंगे, जिससे वो अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। और इससे नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप 9 मंथ्स अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी जो बर्थ कैनाल होती है, जहाँ से बेबी होता है, वो ज्यादा रिलैक्स होती है, अच्छे उसमें स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तमाम दर्शकों के सवाल भी हैं। आप काफी सारे दर्शक इस संवाद को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और इस चर्चा को बड़े अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं। इसमें शिल्पी जी है, इन्होंने पूछा कि प्रेगनेंसी के किस महीने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये दिव्य गर्भ संस्कार पद्धति प्रेगनेंसी के किस महीने से? जैसे सही बात तो ये है कि आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तभी हमें एजुकेट होना चाहिए, और जैसे ही प्रेगनेंसी मालूम पड़े तभी से गर्भ संस्कार की सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हर ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स हमारे प्रेगनेंसी में होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स शुरू के 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स चौथा, पांचवा, छठा महीना,
और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9 मंथ। तो अलग अलग तीनों ट्राइमेस्टर्स के अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। हमें क्या क्या खान पान रखना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, क्या हम तो ये पेशेंट को मंत्र जाप भी बताते हैं कि हमें क्या जिस ईश्वर पे वो आस्था रखते हैं कि हमें वैसे मंत्र जाप भी करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लोग हैं तो हम उनको बोलते हैं भैया कलमा पढ़ो, तुम जितना भी पढ़ती हो उसको और बढ़ा दो। और जो हिंदू लोग हैं उनको हम बोलते हैं जो भी मंत्र का वो करते हैं, क्योंकि हमारे कलयुग में बोला गया है कि जाप करने से वो सबसे बड़ा मतलब आध्यात्मिक एनर्जी हमको मिलती है। तो हमें जरूर जिस भी मंत्र का जाप हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, सबका जाप करना चाहिए। उससे हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमें हर चीज को फेस करने की हमारी शक्ति बढ़ती है। हम हर चीज को इजी वे में फेस कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो हम अपने पेशेंट को हमें सोते समय बहुत लोग बोलती हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट की रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, रात ऐसे बीत जाती है। तो हम उनको बताते हैं कि कैसे मतलब अच्छे से अच्छी नींद आए तो क्या करना चाहिए। इन सब चीजों में हम एजुकेट करते हैं हमको। एक दर्शक हैं, उन्होंने अपने नाम बोलने से मना किया, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैडम ने कि उनको मिसकैरेज की समस्या 2 बार हो चुकी है और इसमें प्रेगनेंसी उन्हें धारण करने में दिक्कत हो रही है। इसके बारे में वो जानना चाहती हैं आपके माध्यम से। अगर 2 बार मिसकैरेज हुआ है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ कॉज होगा, तभी मिसकैरेज हुआ है। तो उनको अगर प्रॉपर चेकअप कराए और कुछ जांचें हैं वो कराना चाहिए, टॉर्च इन्फेक्शन है या उनका किस महीने में मिसकैरेज हुआ है, ये सब डिपेंड करता है। तो जांच कराए। बहुत ये ऐसा नहीं है कि आगे ठीक ना हो, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और लोग बहुत अच्छा इसका इलाज भी है। इनको बहुत अगर प्रॉपर इनका इन्वेस्टिगेशन होगा और ट्रीटमेंट होगा तो ये ठीक हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। जी, आपने समुचित जानकारी दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक दर्शक का सवाल ये भी है कि मेरा भी सवाल था, हालांकि दर्शक ने पूछा है, ये थर्ड फेज की तैयारी, थर्ड फेज कितना समस्या लेकर आने वाला है और उसके लिए आप या आपकी टीम किस तरह से तैयार है? थर्ड फेज जो आने वाली है इसके लिए बहुत सारे अटकलें या अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर यह वैक्सीनेशन ड्राइव जो सरकार पूरे जो दस्तर पे चला रही है, अगर ये सफल रहती है और लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देंगे तो थर्ड फेज एक ऐसी चीज होगी जो कि अटकलों में रह जाएगी, आएगी नहीं, या आएगी तो बहुत हल्की आएगी। लेकिन जैसे सेकेंड फेज आई है वैसा इसका आना संभव दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक हम लोग काफी मात्रा में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करा चुके होंगे। यह अलग बात है कि वायरस बहुत ही म्यूटेंट है, आज जिस स्वरूप में कल को कोई और स्वरूप में बदल जा रहा है, या कोई नया वायरस कोई ना डाल दिया जाए या नया उत्पन्न न हो जाए। अदरवाइज जो अभी पिछले समय में रहा है पहले और सेकेंड फेज में वैसा ही कुछ रहा तो इसकी भयावहता तो उतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन तैयारी करके रखने में, अपनी सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हमें यह मान करके कि थर्ड पेज नहीं आएगी तो हम सारी लापरवाहियां शुरू कर दें, मास्क लगाएं, भीड़ में जाएं, खाना पीने का ध्यान न रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखें और भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो अब तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई मास्क लगाना तो लगता है सभी लोगों ने एकदम एक किसी मतलब कि भूतकाल की बात होगी, इतिहास की बात होगी और वैसा दिखाई पड़ रहा है। बसों में जाओ लोग खुश के भरे पड़े हैं और बाजार में जाओ सब जगह ऐसा लग रहा है। तो यह चीज़ नहीं करना चाहिए हमें। मास्क ही एक ऐसा चीज़ है कि जो हमें हर एक चीज़ों से बचा लेगा। अगर हम लोग सब लोग इसको मास्क लगाएंगे तो थर्ड फेज जैसे चीज़ों को एक सपना रह जाएगा और अगर आएगी भी तो उतना तेज नहीं आएगी कि हमें आपको परेशान कर सके। जरूर इस चीज़ को ध्यान रखना होगा और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम मास्क खुद नहीं लगाते हैं तो अपने जीवन को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरे के जीवन पर भी हम कहीं ना कहीं से संकट में डालने का एक अदृश्य पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम पॉजिटिव हैं, हम शहर में जा रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, हमने 10, 20, 25 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो हमारी वजह से जो इन्फेक्ट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं से अगर पाप जो अगर हम मानते हैं तो हमारे सर पे ही लग रहा है कि भाई हमने उनका जीवन ठीक था, हमने उनके जीवन को में ऐसा कर दिया। तो वह चीज़ भी नहीं होगा, मास्क लगाएंगे और अपना जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो मास्क तो अभी लगाना ही चाहिए और अभी नहीं, हमको लगता है कि 2, 4, 6 महीना तक लगाना चाहिए, इसको एक आदत में डाल लेना चाहिए।
जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के रखें। घर में भी रहें तो मास्क की जरूरत नहीं है, घर तो अपना एक प्रोटेक्टेड है कुछ साल लोगों के साथ में, फिर भी दूरी बना कर रखें। लेकिन मास्क तो जहां भी घर से बाहर कदम रखें मास्क जरूर लगाएं, तो थर्ड वेव शायद ना आवे। जी जी। बहुत उचित जानकारी आपने दी, और हमारी असावधानियां ही हमें थर्ड फेज या फोर्थ फेज में भी ले जा सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो भयावहता देखने को मिली है, हमारी असावधानियां ही उन्हें फिर से न्योता दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक हम लोग अब देखिए करीब इसमें 55 एक बात और है कि देखिए जैसा कहा जा रहा है, पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं, कि जी। यह वायरस एक मैन मेड है और कुछ गलत मानसिकता वाले देश या लोगों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है, जो कि या तो बिजनेस के पर्पज से या देश को उन्नति के रास्ते पर देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी उनका मोटिव हो सकता है। जी। तो जैसा कोरोना में उनको रिजल्ट अगर उनके एंगल से देखा जाए, तो जैसा पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिला है कि घर बैठे बैठे बिना किसी सेना को भेजे हुए, बिना अपना हथियार खर्चा किए हुए, बिना कुछ किए हुए केवल एक वायरस बनाया और उसको फैला दिया। तो और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनका व्यवसाय भी कर डाला, अरबों खरबों रुपए कमा डाले। आज उन्होंने कोरोना बनाया है, कल उन्होंने कोई और बनाना है, परसों उन्होंने कोई और बनाना है, क्योंकि उनके हाथ तो एक तरह से बैठे बैठाए अंधे के हाथ बटेर लगना या कुछ ऐसा समझ लीजिए लग गया है, उनके मुंह पे खून लग चुका है। तो वो तो आज नहीं कल तो करेंगे। तो ऐसे चीजों में, इन सब चीजों से बचने के लिए बचाव हमें ही करना है, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़िया बना के रखना है और अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसको इस्तेमाल करना है। और नहीं तो आज कोरोना है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, आज दूसरी वेव है, तीसरी वेव आएगी, चौथी वेव आएगी, आती रहेगी। ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, ये सिलसिला अब मानवता के साथ रहेगा। इससे हमें जीना सीखना होगा और इसमें हमें खुद को ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जो परिवर्तन करेगा, जो अपने आप को आने वाली भविष्य की चुनौतियों के साथ ढलेगा, वही आगे बढ़ेगा। अदरवाइज बहुत खतरनाक परिणाम हम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, हम लोग करीब 1 घंटे के इस संवाद कार्यक्रम में हम लोगों ने काफ़ी दर्शकों का सवालों का जवाब लिया, और काफ़ी दर्शक आपको धन्यवाद, आपको मैडम को, दोनों लोग को कर रहे हैं, हॉस्पिटल को भी साधुवाद और धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग जाते जाते डॉक्टर साहब एक हम लोग टिप्स लेते हैं संवाद में, एक डॉक्टर्स के टिप्स। तो मैं आप दोनों लोग से, मैं डॉक्टर अंजना मैडम से मैं चाहूँगा कि गर्भावस्था के ऐसे कौन से टिप्स आप देना चाहती हैं अपने दर्शकों को, और डॉक्टर साहब मनमोहन जी आप भी। गर्भावस्था के दौरान सारी जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन सबको अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि घर का बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, और दूसरा कि अपना खुश रहना चाहिए, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जितना वो मानसिक तौर पर खुश रहेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगी। तो इन सब चीजों का, और एक्टिव होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कि सदियों से चला आ रहा है। तो हम जितने अपने आप को मजबूत रखेंगे उतना ही अच्छा, हम कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पूरी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल गुजरेगी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के गुजरेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है। तो अच्छे ढंग से हमें बिहेव करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपके संबंधित कोई भी, आप अपने क्षेत्र और हॉस्पिटल की ओर से एक कोई टिप्स ऐसा दे हमारे दर्शकों को। मैं पेशे से गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। मैंने कोरोना के समय में लोगों की तड़प देखी है। बहुत सीरियस पेशेंट आखिरी स्टेज में L3 लेवल के हॉस्पिटल में आते थे, हमारे यहाँ आते थे, जो कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिल रहा है, तड़प करके सांस फूलते हुए आखिरी स्टेज में आए। उसमें से बहुतों को हम लोगों ने बचा भी लिया। तो उन तड़प को, उन मिजरीज को देख करके मुझे बस यही लगता है, यार कोई भी इंसान L3 लेवल या ICU लेवल के तक आना नहीं चाहिए। लोगों को अपनी थोड़ी सी असावधानियां या लापरवाही की वजह से ये जो कारण आज देखने को पड़ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं देख रहा हूँ कि सारे उपाय मैं कर रहा हूँ, वेंटिलेटर है, ये है, वो सारी मशीनें हैं, सारी अच्छी सी दवाइयाँ, फिर भी पेशेंट नहीं बच पा रहा है। वो मेरे आँख के आगे तड़प रहा है और अपनी जान को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको देख करके केवल खून के आंसू रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वह दिन किसी की जिंदगी में भगवान न लाए। हम अपनी सारी सावधानियां को शुरू से ही बना के रखें। अगर बीमार पड़े तो एक कोरोना का सबसे बड़ी सीख क्या है पता है?
उचित समय पे उचित इलाज। बस दो ही चीज हैं कि आपने अगर आप संक्रमित हुए तो उचित समय पे उचित इलाज कराइए। ये नहीं कि घर पे बैठ के 5-7 दिन 10 दिन आपने निकाल दिया, उसके बाद जब आप आखिरी स्टेज में खांसी होने लगी, सांस फूलने लगी, तब निकले, तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। अपने शहर में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बाद में खुले जिन पे कुछ समय में जो जिन्होंने केवल सीरियस पेशेंट को लिया, वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट लगभग 40 से 50% रहा है। तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यह रोग की गंभीरता ही ऐसी थी कि उस स्टेज में हम पहुंचे। तो वहाँ तक किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, धूम्रपान वगैरह जो करते हैं, इस तरह के जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको दूर करके आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल करें। रोज 1 घंटा अपने लिए दीजिए, 1 घंटा लगाइए और 24 घंटा पाइए। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए और 24 घंटे अपने को स्वस्थ बनाकर रखिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है, उसको करिए। और सामाजिक दायित्व को भी समझिए। जब तक से हम सोशल एटिकेट्स का पालन नहीं करेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अरबों खरबों खर्चा कर दे, कुछ नहीं होने वाला है। आज विदेशों में सिंगापुर या जहाँ पे सफाई की लोगों इतनी हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्यों? क्या ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर सफाई करने वाला करके चला जाता है तो अगले पल किसी ने कूड़ा डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के नागरिकों में स्वयं में अपनी जागरूकता है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमें अपना दायित्व समझना है कि सफाई रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। लोगों को सुरक्षित रखना है तो मास्क पहनना है, और हर एक दूसरे को हित को जहाँ समझेंगे वहाँ पर अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब यह जरूरत नहीं, ये अति आवश्यक चीज में बन चुका है कि अपने सोशल एटिकेट्स का पालन करिए, एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनिए। और ऐसा करेंगे तो यह सबसे बड़ी सेवा खुद की भी होगी, अपने परिवार की ही होगी, और अपने देश की भी सेवा होगी। जब एक सुखी परिवार रहेगा तो समाज और देश अपने आप उन्नत हो जाएगा और अपने आसपास के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो यह समय आ गया है कि अब हम इसमें देर नहीं कर सकते। हमें अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा और उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अन्यथा सरकार को फिर आगे आना पड़ेगा, एक बाध्य होना पड़ेगा कि इसे एक सोशल क्राइम की कैटेगरी में लाएं। बहुत सारे देश, चाइना ने क्यों इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया? वहां पे मास्क न लगाना और संक्रमण के लक्षणों को छुपाना एक क्राइम हो गया है, उसको क्रिमिनल एक्ट में ले आए हैं वो लोग। अगर आप मास्क नहीं लगा के निकलते हो, या आपने अपना इलाज, जो आप बीमार हुए और आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो क्राइम कर दिया आपने। अब उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, दंड भी भुगतना पड़ेगा। चाइना ने, और इन्हीं 2 कारणों की वजह से उन्होंने अपने अरबों डॉलर बचा लिए और लोगों की जिंदगी बचा ली। क्योंकि गलतियां तो 2 ही 4 करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। परिवार का एक आदमी अगर इन्फेक्टेड होकर के आ गया, तो अभी हम लोगों ने देखा है, ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया। अभी घर में केवल 8 साल के 2-4 बच्चे बचे हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी तक निकल गए, मृत्यु के काल में समा गए। तो किसी एक की गलती ने पूरे परिवार को साफ कर दिया, पूरे समाज को साफ कर दिया। तो वह गलतियां न दोहराएं, हम लोग जागृत हो जाएं तो बेहतर है। अन्यथा सरकार को आगे आकर के इसे कड़े कानूनों के दायरों में लाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अपने दायित्वों को समझें, अपने आसपास सफाई रखें, लोगों का ख्याल रखें, खुद मास्क लगाएं, लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करें। घर पे जब भी जाएं, खाना खाने से पहले बढ़िया सा हाथ पैर धुल करके खाना खाएं। बाहर के कपड़े को तुरंत बाथरूम में निकाल दें, हो सके तो गर्म पानी में डाल करके उनको रखें। मतलब साफ सफाई का घर में एकदम पूरा ख्याल रखें। इन सब चीजों को पालन करेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर एक सपना ही रह जाएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं करेंगे तो यह लहर, कोई कह रहा है कि अक्टूबर में आएगी, कोई कह रहा है नवंबर में आएगी, कोई कह रहा है कि अगस्त जुलाई में आ जाएगी। वो कभी भी आ जाएगी और इससे बड़ी भयावह स्थिति में आएगी, जो कि जिसकी कीमत चुकाना अब हम सब लोगों के लिए संभव नहीं होगा। तो अपना ध्यान रखें और समाज का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, मौज करें। बेहतर सुझाव आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दिया, अपने संवाद के माध्यम से दिया। एक बेहतर तालमेल आपने दर्शकों के साथ बनाया और बहुत ही सामान्य शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें कही है। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य सुझाव हमारे दर्शकों के बीच शेयर करने के लिए। तो मैं आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद कहता हूं और फिर हम किसी और कार्यक्रम में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तो थैंक यू जी।
तो दर्शकों, आपने देखा कि हम डॉक्टर साहब ने जैसे आधुनिक चिकित्सा एवं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर आधारित दिव्य गर्भ संस्कार पद्धति, जी हाँ, एक तालमेल इन्होंने बना के एक जिस तरह से बताया कि आप इस तरह से अपना के अपने भविष्य में अपने बच्चों को किस तरह से उनको संस्कारवान के माध्यम बना के आप उन्हें एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक समुचित, एक अच्छी और बेहतर जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा मिली होगी। तो अगला कार्यक्रम के लिए हम लोग फिर उपस्थित होंगे किसी न किसी नए एक्सपर्ट, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।